ओके, तो डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग ने एक नए मैकेनिक्स को जन्म दिया जिसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिक मैकेनिक्स जहाँ पर फेल हो गया ड्वेल नेचर ऑफ मैटर को बताने के लिए या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की एक्सप्लेनेशन देने के लिए, जैसे प्रोटॉन वगैरह थे, तो इसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स आया जो वेव नेचर, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेव नेचर को वो एक्सप्लेन कर रहा था। ये देखिए, जैसे ये वेव नेचर को कि पार्टिकल एक्चुअल में इस तरह की वेव के बीच में मूव कर रहा होता है, इस तरह से वेव लाइक पार्टिकल को, जो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह, और ये पार्टिकल नेचर था। ये दो इंडिपेंडेंटली दिया था किसने? हाइजेनबर्ग एंड एरविन श्रोडिंगर ने। इन दोनों ने क्वांटम मैकेनिक्स को दिया और इसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी, जिस इक्वेशन का नाम दिया गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या नाम दिया गया? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में एक साई जो एम्पलीट्यूड वेव फंक्शन था, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सारी टर्म्स थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। ये देखिए, अगर इस वेव को हम देखेंगे तो ये एक स्टेशनरी वेव को देखेंगे तो ये जो एम्पलीट्यूड है यही साई था। ये साई, वही जो साई आपको दिख रहा है, ये साई वही एम्पलीट्यूड है। इसको श्रोडिंगर ने हैमिल्टनियन ऑपरेटर से सॉल्व किया। 1 मिनट। इसको श्रोडिंगर ने हैमिल्टनियन ऑपरेटर से सॉल्व किया। ये देखिए, ये वेव, ये ग्राउंड स्टेट के लिए ये एक स्टेशनरी वेव है और ये एक्साइटेड स्टेट के लिए, तो उसने ये प्रूव कर दिया कि एनर्जी जो स्टेशनरी वेव्स की होती है ये एक डेफिनेट वैल्यू psi1 psi2 अलग अलग के लिए वैल्यू आ रही थी, तो एनर्जी क्वांटाइज्ड है। ये क्वांटम मैकेनिकल का पहला पोस्टुलेट था कि एनर्जी फिक्स है, एनर्जी हर एक ऑर्बिटल की क्वांटाइज्ड है। ये पहले किसी एक ऑर्बिटल के लिए ये वेव फंक्शन आया, दूसरे के लिए ये आया, अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए अलग अलग वेव फंक्शन आ रहे थे, तो ये एनर्जी क्वांटाइज्ड है। ये क्वांटाइज्ड एनर्जी के लिए ये इस तरह से दिया गया। साई का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ये साई का अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ऑफ साई से सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे थे लाइन के नीचे भी आ रही थी, तो ये जो स्क्वायर ऑफ साई होता है इसी को प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं। ये आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है इलेक्ट्रॉन की, और यही साई स्क्वायर आपको एम्पलीट्यूड बताता है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आप इस तरह से देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन, ये बीच में न्यूक्लियस है, ये आगे एक स्पेस के बीच में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ये इस जगह के इर्द गिर्द ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी जहाँ पर होती है उसी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को हम ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली जगह, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स ऑर्बिट में नहीं है, इसको ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी कहते हैं, इसी को एटॉमिक ऑर्बिटल भी कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो एक एटम के बीच में मल्टीपल वेव फंक्शन होते हैं, इसलिए इसके बीच में मल्टीपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी होते हैं। ये देखिए, जैसे ये हाइड्रोजन के लिए, ये हीलियम के लिए, इसने सारे जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज थी उनके लिए इसने इसको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये बेरिलियम वगैरह के लिए सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन नहीं हुआ, जिनके बीच में प्रोटॉन ज़्यादा थे। वहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा था, साइज थोड़ा सा श्रिंक कर जाता था। ये जो साइज होता है ये थोड़ा श्रिंक कर जाता है क्योंकि अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, न्यूक्लियस उस ऑर्बिटल को ज़्यादा कंट्रैक्ट कर रहा होता है, तो सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन वहाँ पर भी जहाँ पर ये उस तरह से एक्सप्लेन सेटिस्फैक्ट्री इक्वेशन तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, हैमिल्टनियन फैक्टर से ये हाइड्रोजन के लिए एक्सप्लेन किया गया। अब ये देखें, तो जैसे जैसे आप हाइड्रोजन से आगे जाएंगे तो ये साइज बाकी वाले ऑर्बिटल्स के लिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है, तो इनको ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसमें सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही एनर्जी के लेवल बताता है, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का भी इस्तेमाल हुआ। ये हम क्वांटम नंबर अभी बाद में पढ़ेंगे, तो दूसरा क्वांटम नंबर कितनी एनर्जी किसी शेल की होगी तो दोनों बताने पड़ेंगे। तो मैन एक्सपेक्ट इस क्वांटम मॉडल के क्या क्या थे उनको हम देखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के मेन एक्सपेक्ट क्या क्या थे। एक तो ये, इसने ये कहा कि एनर्जी स्टेट क्वांटाइज्ड होती है, अलग अलग ऑर्बिटल की अलग अलग एनर्जी होती है। वेव फंक्शन को जब उसने सॉल्व करके देखा तो ये आप देख रहे हैं कि सब के बीच में अलग अलग, ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट,
इन सब में ये क्योंकि बहुत सारे वेव फंक्शन ऑर्बिटल्स के बीच में होते हैं तो बहुत सारी एनर्जी लेवल होते हैं। हालांकि वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका मॉड का स्क्वायर करेंगे तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव आती रहेंगी। ये हैमिल्टनियन फैक्टर ये आपको डिराइव नहीं करना है। नेक्स्ट जो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से था कि एक जगह पर हम पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये मॉडल उसको सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन कर रहा था। ये हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी, यहाँ पर फिक्स पोजीशन है। ये क्वांटम मैकेनिक्स है और ये क्लासिक मैकेनिक है। क्लासिक मैकेनिक फिक्स पोजीशन बता रहा था, यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक फिक्स पोजीशन की बात नहीं कर रहे प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी जो होती है ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन जिसको हम साई से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये साई अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए अलग अलग साई आता है। जैसे आप ये देखेंगे ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है, ये सारे स्फेरिकल हैं। ये इस तरह से ये साई 1 साई 2 साई 3 बहुत सारे साई होते हैं तो बहुत सारे वेव फंक्शन होते हैं, तो अलग अलग इनको हम एनर्जी में इस तरह से फिल करते हैं। ये ऑफ प्रिंसिपल आगे हम डिटेल में बाद में इसको पढ़ेंगे ऑफ प्रिंसिपल को, कि 1s की एनर्जी कम होती है, 2s की ज़्यादा होती है, 2p की ज़्यादा होती है। ये बात, ये जो 2D में ऑर्बिटल बता रहा था, ऑर्बिट जो बोर के अकॉर्डिंगली थे ये 2D था, सर्कुलर पाथ था यहाँ पर। और एटॉमिक ऑर्बिटल ये 3 डायमेंशनल स्पेस में है। ये आपको सर्कल जरूर दिख रहा है लेकिन ये स्फेरिकल शेप है, ये पूरा बॉल की तरह है, ये स्फेरिकल शेप है एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पर एक फिक्स जगह नहीं है, वहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी है। तो 3 जो क्वांटम नंबर हैं वही श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को, जो 3 क्वांटम नंबर इस इक्वेशन को सॉल्व करके आए, 3 वेरिएबल, उनको कहते हैं 3 क्वांटम नंबर। ये बहुत सारी इक्वेशन, जैसे बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल थे, साई 1 साई 2 सबके लिए अलग अलग एनर्जी अलग अलग रेडियस आ रहा था। तो इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए 3 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वन बाय वन करके हम इन 3 क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करेंगे कि किस किस क्वांटम नंबर की क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो हम इन्हीं 3 क्वांटम नंबर को अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। एटॉमिक ऑर्बिटल डिफर किस में करते हैं, एक तो उनकी शेप अलग अलग हो सकती है, उनका साइज अलग अलग हो सकता है, जैसे 1s का कम है 2s का ज़्यादा, और ओरिएंटेशन कि स्पेस में वो किस डायरेक्शन में है, वो ओरिएंटेशन उनकी मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग हो सकती है। ये 3 एस्पेक्ट में एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में वेरी करते हैं, इन्हीं 3 एस्पेक्ट में। तो वन बाय वन करके हम इनको पढ़ेंगे। तो ये 3 एस्पेक्ट इन्हीं 3 क्वांटम नंबर से पता चलते हैं, प्रिंसिपल से, एजीम्यूथल से एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तो इन्हीं को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। और एक चौथा क्वांटम नंबर स्पिन भी दिया गया, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता था कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। याद रखना एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए एक स्पिन क्वांटम नंबर। ये इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज का था, ये श्रोडिंगर की इक्वेशन से नहीं आया था, फोर्थ वाला। श्रोडिंगर की इक्वेशन से या क्वांटम मैकेनिक्स से 3 क्वांटम नंबर आते हैं। अब आप देखें कि ये सेंटर में एक न्यूक्लियस है, ये इसके इर्द गिर्द ये 1s ऑर्बिटल है, ये। तो जैसे जैसे एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन ये फर्स्ट एन ये लगभग आपको रेडियस बता रहा होता है। ये आपको मिलता है इतनी चौड़ी जो ये लाइन है, तो ये फिक्स रेडियस भी नहीं बता रहा होता, लगभग आपको रेडियस, और जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी एनर्जी बढ़ेगी। ये दूसरे शेल में तो रेडियस कितना है कि न्यूक्लियस से वो ऑर्बिटल कितने दूर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है। यानी आपको ये क्या बता रहा होता है, ये आपको साइज बता रहा होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको साइज के बारे में बताता है कि ये, और एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिटल में जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाता है तो एनर्जी उसकी बढ़ती रहती है। ये पहला शेल दूसरा शेल, तो पहले की एनर्जी कम होगी, दूसरे की ज़्यादा होगी, तीसरे की और ज़्यादा होगी, इस तरह से। यानी 1s की एनर्जी E1, 2s की E2, तो E2 ग्रेटर देन E1 होगा। जैसे जैसे दूर जाएगा एनर्जी बढ़ती जाएगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम प्लस 2 यानी जो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं, इनके बीच में हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से दे सकते हैं। और एक ऑर्बिटल में कितने, एक शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। N1 तो एक ऑर्बिटल, N2 तो 2 का स्क्वायर 4 ऑर्बिटल, इस तरह से। N3 तो 3 का स्क्वायर 9 ऑर्बिटल, N4 तो 4 का स्क्वायर 16 ऑर्बिटल। अब जब N1 होता है तो उस शेल को हम कहते हैं K, N2 हो तो L, 3 हो तो M, 4 हो तो N। ये इन शेल के नाम रखे जाते हैं कि के होगा तो N1, N होगा तो N4। इस N, इनके बीच में ऑर्बिटल अब कितने हैं, 1 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो 2 × 1 का स्क्वायर। M शेल में जब N2 होगा
एल शेल में N2 होगा तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 इलेक्ट्रॉन, तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। देन एम शेल में N की वैल्यू 3 है तो 3 का 3 स्क्वायर इंटू 2 18, 4 स्क्वायर इंटू 2 32। तो जो आप 2 4 4 ये वो पढ़ रहे थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये इतने इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं। तो के की एनर्जी कम होती है, एल की उससे ज़्यादा होती है, एम की उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता रहता है तो उसकी एनर्जी बढ़ती रहती है। देन नेक्स्ट क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम एल से डिनोट करते हैं, इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये इसकी वैल्यूज कितनी होती हैं, इसकी वैल्यूज होती है, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं 0 से लेकर n-1 तक, कि n की वैल्यू 1 है ना, तो 0 से लेकर n-1 तक। जैसे p के बीच में 3 ऑर्बिटल हैं, px py pz, ये 3 ऑर्बिटल हैं। तो n की वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, तो इसके लिए ये n की वैल्यू है, तो l की वैल्यू कितनी होगी, n 0 होगा तो 0 1 2 होगा तो 0 एंड 1, यानी 0 से लेकर n-1 तक वैल्यू होती है। तो 0 से लेकर 2-1 यानी 1 तक, ये सारी आप इस टेबल से इसको समझे। n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, 2 0 एंड 1, 3 0 1 2, l की वैल्यू n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0 1 2, यानी इतनी वैल्यू होंगी। अब अगर l की वैल्यू 0 हो तो ये सब शेल बताता है, एक्चुअल में उसको कहते हैं एस सब शेल। तो 0 एंड 1, 0 के लिए एस, 1 को पी सब शेल, 0 1 2 एस पी डी सब शेल, 0 1 2 3 एस पी डी एफ। ये एस पी डी एफ किसके लिए होते हैं, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज्ड फंडामेंटल। ये वो जो छोटी लाइन्स आ रही थी, फाइन लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का, ये उसी को एक्सप्लेन करती है कि शेल के बीच में भी सब शेल होते हैं। किस शेल में कितने सब शेल होंगे, उसका फॉर्मूला होता है 0 से लेकर n-1 तक की, उस शेल के लिए n कितना है। ये आगे वही लिखा हुआ है कि l की वैल्यू 0 हो तो सब शेल को s कहते हैं, 1 हो तो p कहते हैं, 2 हो तो d कहते हैं, 3 हो तो f कहते हैं, 4 हो तो g कहते हैं। ये वही है शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज्ड फंडामेंटल। g वाले और h वाले एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये s p d एंड f ये यही बता रहे होते हैं कि शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल्स। ये इन टर्म से, ये जो फाइन लाइन थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बीच में, कि ये अपने रट लेना है 0 s 1 p 2 d 3 f, l की वैल्यू पर, l की वैल्यू ये डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन जो बता रही होती है, l की वैल्यू 0 s 1 p, इस तरह से इसको रट लेना आपने। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू अगर 1 हो तो उसमें l की एक ही वैल्यू, यानी k शेल में n1 होता है और उसमें एक ही सब शेल होता है s, l में n2 होता है, उसमें 2 सब शेल होते हैं s एंड p, m शेल में 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होता है और उसमें 3 सब शेल होते हैं s p d, और n शेल में जहां पर n की वैल्यू 4 होती है तो 0 से 4-1 यानी 0 से 3 का 0 1 2 3 और s p d f ये 4 सब शेल होते हैं। ये होते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये सब शेल के बारे में बताता है। आपको मिल रहा होगा पहले शेल में सिर्फ s है, दूसरे में s एंड p है, तीसरे में s p d है, चौथे में s p d f है। एनर्जी एक शेल के बीच में s की कम होती है, p की उससे ज़्यादा होती है, d की उससे ज़्यादा होती है और f की उससे ज़्यादा होती है, s p d f किसी एक पर्टिकुलर शेल में। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं तो इसके साथ एक इलेक्ट्रिक, जब इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है तो इसके साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जब इन ऑर्बिटल्स की वेव फंक्शन को हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो ये अपने आप को स्पेस में ओरिएंट करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख के ये स्पेस में ओरिएंट करते हैं। तो वो किस डायरेक्शन में ओरिएंट करते हैं उसको बताने के लिए एक नया क्वांटम नंबर, थर्ड क्वांटम नंबर होता है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये एक्चुअल में उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंटेशन बताता है कि कितनी जगह, कौन कौन सी जगह वो ले सकता है स्पेस में। इसको एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए अलग अलग वैल्यू होती हैं। जैसे n की वैल्यू 1 हो तो इसमें इसकी वैल्यू होती है 2l+1। एम एल की क्या वैल्यू होती है 2l+1। n की वैल्यू 1 हो तो एक ही होगा, l की वैल्यू 2 हो तो, इधर सुने, तो इसके लिए कितनी वैल्यूज होती हैं 2l+1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ओरिएंटेशन यानी नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशन होती है 2l+1। अगर l की वैल्यू 0 होगी तो 2 × 0+1,
2 इंटू 0 0 प्लस 1, तो एक ही वैल्यू होगी किसमें, और एल जीरो कब होता है, एस के लिए, तो एस में एक ही ओरिएंटेशन होती है। पी में, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, पी के लिए 3 ओरिएंटेशन होगी। डी के लिए डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 5 ओरिएंटेशन होगी। यही 5 ओरिएंटेशन आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये वो 5 ओरिएंटेशन है। तो इसको लिए वैल्यू कैसे लिखते हैं 5 ओरिएंटेशन के लिए, 5 ओरिएंटेशन में ये अलग अलग वैल्यूज कैसे लिखी जाती हैं, वेट, तो 5 ओरिएंटेशन में ये वैल्यूज कैसे लिखी जाती हैं, 2l प्लस 1 इसका फॉर्मूला होता है, -2 माइनस यानी -l से लेकर +l तक वैल्यू होती है। ml की वैल्यू -l से +l तक, -2 से अगर l की वैल्यू 2 है तो -2 से +2 तक इंक्लूडिंग 0, तो मैक्सिमम नंबर होती है 2l प्लस 1। अगर l की वैल्यू 0 हो तो m इंटू 0 ml की वैल्यू 1 होगी, यानी l की वैल्यू 0 यानी s में एक ही ओरिएंटेशन होगी। तो s ऑर्बिटल में m की वैल्यू 0 होती है, एक ही ओरिएंटेशन होती है, क्योंकि स्फेरिकल है, स्फेरिकल में कोई ओरिएंटेशन नहीं होती है। अगर l की वैल्यू 1 हो जाए, अगर l की वैल्यू 1 हो तो उसके लिए 3 वैल्यू होंगी, -1 0 एंड +1। तो ये -1 पी एक्स यानी ये एक्स एक्सिस में, पी वाई एक्सिस में, और पी जेड एक्सिस में, और ये उनकी शेप के साथ दिया हुआ है। और l की वैल्यू 2 हो तो इसमें 5 ओरिएंटेशन होंगी। ये 5 ओरिएंटेशन इस तरह से अलग अलग बताई हुई हैं। आप इनको फिर थोड़ा ध्यान से देख लें। ये डी एक्स, इसमें डी आर्बिटल के, ये डी एल की वैल्यू 2 होगी तो उसको डी आर्बिटल कहते हैं। डी में 4 लोब होते हैं, पी में 2 लोब होते हैं, और एस स्फेरिकल होता है। तो ये 4 लोब के लिए ये एक बार एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस के ऊपर नहीं है, एक्सिस के बीच में प्लेन के ऊपर है। ये एक्सिस छोड़ दी है इसने, ये एक्सिस थी, ये वाली ये जो एक्सिस थी, ये बीच में इस तरह से एक्सिस थी, ये छोड़ दी है, प्लेन के बीच में है, ये प्लेन है, ये प्लेन है। तो कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। तो ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। और ये वाली एक्सिस के ऊपर में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्सिस के ऊपर है, आपको ये सिर्फ एक जेड एक्सिस के ऊपर नहीं है, बाकी एक्सिस के ऊपर है। और इसको कहते हैं डी जेड स्क्वायर, ये जेड वाली एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, इनके भी अलग अलग नाम होते हैं, इनके नाम आपको याद नहीं रखने हैं। अब ये सुने, ये सारी ओरिएंटेशन किस में है, तो इधर सुने, ऑर्बिटल एफ, जैसे जैसे जी में 9, एच में 11, तो जो जो ऑर्बिटल आता जाएगा, यानी एस में एक ओरिएंटेशन, पी में 3, डी में 5, एफ में 7, ये एक ही साथ अगर आप पी ऑर्बिटल को देखेंगे तो ये देखें, आप पी एक्स एक्सिस पर हैं 2 लोब, पी वाई पर हैं ये 2 लोब, और पी जेड पर हैं, तो इन सब की एनर्जी बराबर होती है, इसलिए इनको कहते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। ये आप इस तरह से इस टेबल में भी इसको देख सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो तो एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू 0 होती है, उसको एस सबशेल कहते हैं, और इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 0 यानी -0 से +0 तक एक ही वैल्यू होती है 0, तो एस के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो तो इसकी वैल्यू होती है 0 एंड 1, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होती है, 0 टू n-1, n-1 यानी 2-1, तो 0 से 2-1 कितना होता है 1, 0 एंड 1 दो वैल्यू है, 0 को s 1 को p, और इसमें एक ही ओरिएंटेशन है, कौन सी, इसमें एक ही ओरिएंटेशन थी s में, s में एक ही ओरिएंटेशन है, p में 3 बनेगी, l की वैल्यू 1 है तो -1 +1 एंड 0, तो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताते हैं, m एक्चुअली में नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है। ये देखें, ये बताता है शेल कितने हैं, ये बताता है उसमें सब शेल कितने हैं, और ये बताता है उसमें ऑर्बिटल कितने हैं। तो प्रिंसिपल n बताता है शेल कितने हैं, l बताता है सब शेल कितने हैं, और ml बताता है ऑर्बिटल कितने हैं। तो ये सब के बीच में ऑर्बिटल, ये टेबल तो मैं आपको वैसे से भी सेंड कर दूंगा, जो आपको पास रिटन पोर्शन है उसमें भी ये टेबल आपके पास आ जाएगा, उस टेबल से भी आप देख सकते हैं इसको कि कौन से सब शेल में कितने कितने ऑर्बिटल्स आएंगे। अब एनर्जी लेवल अगर आप देखेंगे तो एनर्जी, शेप और ओरिएंटेशन, एनर्जी बताता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेप बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ओरिएंटेशन कौन बताता है,
अब इन सारे सब शेल को आप इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं कि ये के शेल के बीच में एक ही सब शेल, एल के बीच में 2, एम के बीच में 3, एन के बीच में 4, ये इस तरह से सारे, और ये भी सर्कुलर पाथ नहीं है। इनको अलग अलग एनर्जी के लिए बताने के लिए सैमुअल गॉडस्मिट और जॉर्ज एनलबैक ने एक फॉर्मूला दिया था, जो चौथा क्वांटम नंबर दिया कि सारे एनर्जी बराबर नहीं होती है, तो उन्होंने चौथा क्वांटम नंबर दिया स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ ये बताता है जैसे अर्थ सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है लेकिन अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है, वैसे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा होता है। जब वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है तो या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल जब वो घूमेगा तो उसे एक मैग्नेटिक मूवमेंट फील होती है। क्लॉकवाइज घूमेगा तो साउथ टू नॉर्थ इस तरह से बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो साउथ और नॉर्थ उल्टा हो जाएगा। तो एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिट स्पिन से घूम रहे होते हैं। क्लॉकवाइज वाले को हम +1/2 इसको ms से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लॉकवाइज वाले को हम +1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज वाले को हम -1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थे 4 क्वांटम नंबर और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का। बाकी का अगली वीडियो में। इसको स्पिन डाउन और इसको स्पिन अप भी कहते हैं। आई होप आप इसको समझे होंगे।